नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com का खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ वकील और प्रशांत भूषण जी। प्रशांत भूषण जी से आज हम बातचीत करेंगे दरअसल राफेल को लेकर। राफेल विवाद पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन खारिज कर दी थी। उसके पहले उन्होंने कहा था कि दरअसल राफेल में किसी तरीके की कोई इर्रेगुलरिटी या अनियमितता नहीं की। उसके बाद यह माना गया था कि राफेल का यह मसला अब ठंडे बस्ते में चला गया है और आगे कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन पिछले दिनों फ्रांस की एक ऑनलाइन मैगजीन मीडिया पार्ट ने कई पार्ट में रिपोर्ट फाइल की है। इस रिपोर्ट में दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली महत्वपूर्ण चीज यह है कि दरअसल रक्षा सौदों के दलाल सुषेण गुप्ता के यहां ईडी ने छापा मारा था और यह जो छापा मारा गया था वो 26 मार्च 2009 को मारा गया था। इस छापे में उसके पास से जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे वो सनसनीखेज डॉक्यूमेंट है और यह दर्शाता है कि 2014 के बाद जो राफेल की डील हुई थी उसमें भारी गड़बड़ी हुई थी। उनके पास दो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मिले थे। एक डॉक्यूमेंट वो था जिसको हम कह सकते हैं कि बेंचमार्क प्राइस डॉक्यूमेंट, जिसमें राफेल के साथ जो रक्षा मंत्रालय के अधिकारी जो कैलकुलेशन कर रहे थे, जो प्राइस कीमत को लेकर जो बातचीत कर रहे थे, वो सारे डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद थे। यह महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। कैसे एक ऐसे शख्स के पास मिल गया जिसका इससे कोई लेना देना नहीं था। दूसरा, सुषेण गुप्ता के पास 24 जून 2014 का मिला हुआ एक नोट भी मिला जिसमें वो कहता है, वो दावा करता है कि मैं पॉलिटिकल हाई कमांड से 10 के अधिकारियों की मीटिंग करा सकता हूं। अब सवाल ये उठता है कि इतने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मिलने के बावजूद भी क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करेगा? क्या इस पर नए सिरे से कॉग्निजेंस लिया जाएगा? और क्या कुछ आगे हो सकता है? और क्या प्रशांत भूषण, जिन्होंने इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, सीबीआई जांच की मांग की थी और उन्हीं की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, क्या अब नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी। ये जो नए जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, जो नई मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है और आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो जो नए डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनको अभी जो करीब 6 महीने पहले मीडिया पार्ट ने डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करे थे उनके साथ जोड़ के देखने की जरूरत है। और इससे पहले एक कोबरा पोस्ट ने भी एक एक्सपोजे किया था जनवरी 2019 में, जिसमें भी कई डॉक्यूमेंट्स और ईडी ने जो इनकी डायरी वगैरह रिकवर करी थी वो सब उन्होंने उसमें बताया था। तो अगर हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जोड़ कर देखें तो बहुत सारी चीजें एकदम साफ साफ निकल कर आती हैं। जी। पहली बात तो ये कि सीबीआई और ईडी दोनों के ही पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो ये दिखाते थे कि सुषेण गुप्ता राफेल के दलाल हैं। जी। और ये बात ईडी और सीबीआई के पास जो नई डील साइन करी गई, जो मोदी सरकार ने राफेल के साथ अप्रैल 2015 में जो डील साइन करी, उससे पहले से उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स थे। तो सवाल ये है कि जब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो ये दिखा रहा था कि इनके ये दलाल हैं और दलाल रक्षा सौदों में अलाउड नहीं है, तो मोदी सरकार ने ये डील क्यों साइन करी? और उसके बाद कायदे से तो राफेल को ब्लैकलिस्ट हो जाना चाहिए था, जो रूल्स बने थे उसके हिसाब से। और उसमें से एंटी करप्शन जो क्लॉज, जो स्टैंडर्ड क्लॉज होता है रक्षा सौदों में, वो क्यों हटाया गया? और उसके बाद जो और भी भयानक चीज जो अब सामने आई है, जो नए दस्तावेज आए हैं कि 2018 में, अक्टूबर 2018 में वहां के मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल ने सीबीआई को कुछ दस्तावेज भेजे जिसमें साफ साफ ये दिखाया गया कि भाई इनको कमीशंस भी मिले हैं सुषेण गुप्ता को राफेल से, इस राफेल सौदे के डसॉल्ट कंपनी से। तो और उससे एक हफ्ता पहले मेरी, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा की कंप्लेंट गई थी राफेल सौदे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए।
और ये जो सीबीआई के डायरेक्टर थे आलोक वर्मा की टेबल पर जब रखी थी और वो उस पर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर ही करने वाले थे, उसी समय आलोक वर्मा को मिडनाइट कू करके सरकार ने हटा दिया और एक नागेश्वर राव को वहां इंस्टॉल कर दिया एज एक्टिंग सीबीआई डायरेक्टर। और उसके बाद ये पूरा इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल बरी कर दिया गया। यानी कि जो हमारी कंप्लेंट थी, जिसकी पुष्टि एक तरह से जो डॉक्यूमेंट्स मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल ने जो भेजे थे सीबीआई को, उसी के ठीक एक हफ्ते बाद उससे हो रही थी, उस पूरे इन्वेस्टिगेशन को बरी कर दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो कमीशंस, जो कि इसमें दिखाया गया है कि कमीशंस 2002 ऑनवर्ड्स पे किए जा रहे थे और वो यूपीए सरकार के टाइम भी पे किए गए इस एजेंट को, तो ऐसी क्या चीज थी उसमें कि उसमें मोदी सरकार इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती थी? क्या ये डर था उनको कि अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो फिर ये सब कुछ खुलेगा? यानी कि कैसे आपने एक ऐसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जो कायदे से रूल्स के हिसाब से ब्लैकलिस्ट हो जानी चाहिए थी, एक मिडिलमैन एम्प्लॉय कर रही थी जिसको कमीशन दे रही थी। दूसरी बात, आपने एंटी करप्शन क्लॉज क्यों हटा दिया? तीसरी बात, फिर ये नया जो सौदा किया इसका भी पूरा खुलासा होता कि किन लोगों को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, किस आधार पर ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, कैसे ये बदला गया जो हम लोगों की कंप्लेंट में था। तो इसलिए बहुत बड़े सवाल खड़े खड़े कर रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स। सर, लेकिन इसमें एक चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जांच, पूरी आप लोगों की पूरी पिटीशन को खारिज कर दिया था, लेकिन इसमें जो बहुत कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि जो ईडी के का जो छापा सुशील गुप्ता क्या पड़ा था वो 26 मार्च 2019 को पड़ा था, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है वो 14 नवंबर 2019 को आता है। इसका मतलब यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सरकार के पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद थे, और अगर सरकार के पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद थे तो क्या सरकार ने ये डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट को सील्ड कवर में दिए या नहीं दिए? आपके पास ऐसी कोई जानकारी है? नहीं, सील्ड कवर में तो उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सील्ड कवर में ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उन्होंने बस यही कह दिया कि भाई इसकी जांच सीएजी कर चुका है, सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी है। जब तक तब तक सीएजी की रिपोर्ट भी नहीं आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये गलत चीज अपने ऑर्डर में लिख दी क्योंकि उनको झूठ बोला गया है सील्ड कवर के नोट में। उन्होंने ये लिख दिया कि भाई इसमें तो एयरफोर्स चीफ वगैरह ने सबने ओके कर दिया था, हम लोगों को भी वो सील्ड कवर में जो नोट दिया गया वो नहीं दिखाया गया। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने केस को बस बंद कर दिया, जो हमारी पिटीशन थी कि भाई ठीक है इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि जो गोगोई साहब थे, थोड़े दिन बाद उनको राज्यसभा पहुंचा दिया गया, उनके रिटायरमेंट हुआ और उनको राज्यसभा पहुंचा दिया गया। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो बिल्कुल ही मतलब जो एक लीगल प्रोसेस होता है कि आप कोई एफिडेविट पर कोई इंफॉर्मेशन दें, उसका तो संज्ञान कोर्ट ले सकता है। एक आपने अनसाइन नोट दे दिया बगैर एफिडेविट के, उसका संज्ञान कोर्ट ने ले लिया। नोट हमको दिखाया भी नहीं, उसके आधार पर केस को बंद कर दिया। तो ये तो मतलब बिल्कुल प्रोसेस अननोन टू लॉ है, इसके आधार पर ये केस को रफा दफा किया गया। प्रशांत जी, मैंने सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि अगर 26 मार्च 2019 को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी सरकार के पास ये जानकारी थी कि इस शख्स के पास इतने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट राफेल से रिलेटेड हैं, अगर सरकार ने ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के का कंटेम्प्ट नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट से जांच छुपाई नहीं गई है? और अगर सुप्रीम कोर्ट को ये डॉक्यूमेंट दिए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या इनका संज्ञान लेने की जरूरत समझी या नहीं समझी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये डॉक्यूमेंट्स दिए गए, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट्स दिए जाते तो उसका कहीं ना कहीं जिक्र सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जरूर आता। मुझे नहीं लगता कि ये डॉक्यूमेंट्स उस सील्ड कवर के नोट में दिए गए।
और जाहिर है कि कोर्ट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन छिपाई गई, क्योंकि उससे बहुत पहले सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास कई सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके थे। हम लोगों के कंप्लेंट के ठीक 1 हफ्ते बाद ही आ गए थे कि भाई इसको कमीशन दिए गए वगैरह वगैरह। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास उसकी डायरी वगैरह आ चुकी थी और भी बहुत सारी चीजें आ चुकी थी। सो देयरफॉर ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल जाहिर है कि छुपाए गए कि इसमें मिडिल मैन था, इसमें कमीशन दिए गए वगैरह वगैरह। क्या आपकी जानकारी में सुषेण गुप्ता का रोल था? नहीं, मेरी जानकारी में उस समय नहीं था। मुझे उस समय नहीं पता था कि ऐसा सुषेण गुप्ता इसका एक दलाल है जिसको, और वही आदमी जो कि अगस्ता वेस्टलैंड में भी दलाल था, और उसी कंपनी का जिसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसी में ये सब डॉक्यूमेंट्स आए थे, उसी अगस्ता वेस्टलैंड के इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें ये पता लगता था कि भाई राफेल के भी ये लोग दलाल थे। और आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस दिन ये खुलासा मीडिया पार्ट ने किया, उसी दिन जो अगस्ता वेस्टलैंड की जो कंपनी है, इटालियन कंपनी फिन मैकेनिका, उसको ब्लैकलिस्ट से हटा दिया गया। यानी कि जिन लोगों को रूल्स के हिसाब से आपको ब्लैकलिस्ट में रखना है, उनका ब्लैकलिस्ट आप हटाते जा रहे हैं, दलालों को आप अलाउ करते जा रहे हैं, और उस कंपनी जिसको ब्लैकलिस्ट होना चाहिए था उसको आप कॉन्ट्रैक्ट देते जा रहे हैं। और फिर ये मोदी सरकार ये कहती है कि हमने तो भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। ये जो मीडिया पार्ट की रिपोर्ट है और जो साफ भी नजर आती है कि अटॉर्नी जनरल जो मालदीव्स के हैं उनका डॉक्यूमेंट इनके पास था। जो सीबीआई जो चार्जशीट दाखिल करती है अगस्ता वेस्टलैंड में, उस चार्जशीट में इसका जिक्र आता है कि जो डॉक्यूमेंट मिले थे, उसके बावजूद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई जांच नहीं करती है। क्या आपको लगता है कि अधिकारियों ने अपने स्तर पर फैसला किया होगा या ऊपर से दबाव पड़ा होगा? देखिए, सीबीआई ने तो इसका जांच शुरू करने वाली थी, ऐसा लगता है। आलोक वर्मा उस समय डायरेक्टर थे जी। हम लोग जाकर उनसे मिले थे, उनको बताया था कि भाई हमारी कंप्लेंट में क्या है जी। और ऐसा लग रहा था कि वो कम से कम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू कर देंगे। और इसी वजह से रात में 2 बजे उनके ऑफिस को सील कर दिया गया और उनको हटा दिया गया, और एक ऐसे आदमी को एक्टिंग डायरेक्टर बना दिया गया जिसको बाद में हटाना पड़ा, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणी करी है, ये बिल्कुल इलीगल था इनको हटाना। चाहे सुप्रीम कोर्ट का जब तक ऑर्डर आया तब तक आलोक वर्मा वैसे ही रिटायर हो चुके थे, तो इसलिए उनको रिस्टोर नहीं किया जा सका, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो रोक दिया। इसमें इस पूरे हमारी जो कंप्लेंट थी उस पर इन्वेस्टिगेशन रोक दिया, सरकार नहीं रोक। इस पूरे मसले पे 2003 से 2006 के बीच में 4 करोड़ 15 लाख रुपए दिए गए सुषेण गुप्ता को। 2007 से 2012 के बीच में 65 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन 2014 से लेके अभी तक उसको पैसे दिए गए या नहीं दिए गए, इस बात का कोई ब्यौरा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। क्या आपको लगता है कि पूरे खुलासे के लिए जरूरी है कि इस पूरे मामले के नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन हो, और वो इन्वेस्टिगेशन कौन करे? क्या सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए? बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला इसमें बहुत सारे संगीन सवाल खड़े हैं कि ऐसी कंपनी को कैसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जिसमें दलाल था, जबकि ये सरकार के रूल्स के खिलाफ था। दूसरा कि एंटी करप्शन क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट से क्यों निकाल दिया गया। तीसरी बात की इन्वेस्टिगेशन जब डॉक्यूमेंट्स आ भी गए ये दिखाने के लिए, तो इन्वेस्टिगेशन को क्यों बंद कर दिया गया, कि इन लोगों को पैसा भी दिया गया। तो इसलिए इसकी जांच, जाहिर है कि अब सीबीआई जो अब काफी हद तक सरकार के कब्जे में है, वो इसकी ईमानदारी से जांच नहीं कर पाएगी, जिन्होंने इस सबको पूरे इन्वेस्टिगेशन को दबा दिया था। तो इसमें तो अगर
जांच होनी है तो कोई सुप्रीम कोर्ट को ही कोई एसआईटी गठित करनी पड़ेगी, उसी के जरिए जांच हो सकती है, नहीं तो कोई क्रेडिबल जांच नहीं हो सकती। पिछली बार आप अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा, आप लोग सुप्रीम कोर्ट मूव किए थे इस मामले में। क्या अब आपके पास जो नए डॉक्यूमेंट्स आए, क्या दोबारा आप सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे कि इस मामले की नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन की जाए, कि इस केस को नए सिरे से खोला जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला है वो नल एंड वॉइड हो गया है? नहीं, जरूर उसके बारे में हम लोग जरूर सोचेंगे। अभी मेरी अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा से इसके बारे में बात नहीं हुई है। इसके बारे में जरूर सोच के हम लोग तय करेंगे कि फिर से हम लोग सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें कि ना करें। क्या आपको लगता है कि इसमें कंटेम्प्ट का भी मामला बनता है कोर्ट का, कि जो कोर्ट से जानकारी छुपाई गई है? बन सकता है, क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी जो कि सुप्रीम कोर्ट से छुपाई गई, और कायदे से जो नोट सरकार ने दिया था उसमें ये सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, लेकिन जाहिर है कि ये सब छुपाई गई, तो कंटेम्प्ट का भी मामला बन सकता है। कब तक आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं? नहीं, वो तो हम लोग आपस में बात करके पहले ये तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट मूव करें कि ना करें। उसके बाद ये सारे दस्तावेज इकट्ठा करके एक एप्लीकेशन या पिटिशन बनाने में और हफ्ता भर कम से कम लगेगा, तो हफ्ता 10 दिन तो कम से कम लगेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करें। थैंक यू सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।